जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 में हमने सारा कुछ कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। आज के वीडियो में हम 4 और 6 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी की ये जो सारणी है इस सारणी से हमें बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए हर साल एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है जो कि 4 नंबर में पूछा गया है। तो देखिए दोस्त, क्या होगा आपको पता होगा। बहुलक का सूत्र अगर आपको याद है तो बहुलक आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणे में H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ये सूत्र होता है। अब देखो, सबसे पहले चीज हमें नोटिस क्या करनी है, वर्ग अंतराल 10 पे खत्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, 20 पे खत्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, सब में समान अंतर है। ठीक है, तो दिया है करके आप लिख सकते हो। क्या दिया है हमें, सबसे पहली चीज तो देखो बारंबारता को हम एफ से दर्शाते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता आपको देखनी है। सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 23। ठीक है, तो 23 जो हमारा हुआ उसे हम F1 कहते हैं, और F1 के बाद क्या होता है, F2, और उससे हमारा जो पहले होता है वो होता है F0। तो हमारे पास क्या है, F1 हमारे पास 23 है। ठीक है, F2 हमारे पास 14 है, और F0 हमारे पास 21 है, और H कितना हमारे पास, सब में कितने कितने का अंतर है, 10 10 का अंतर है। तो H हमारे पास 10 है, ये हमने लिख लिया है। अच्छा देखो, सबसे अगर इसी प्रश्न में आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि बहुलक वर्ग क्या होगा। जहां से आप F1 देखते हो ना, सबसे बड़ी बारंबारता, उसी के सीध में आपको मिलता है बहुलक वर्ग। ठीक है, उसी के सीध में आपको क्या मिलता है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या है हमारा, 30 से 40। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसे हम L कहते हैं। तो L हमारे पास कितना है, 30। सभी मान मिल गए। अब सभी मानों को हम सूत्र में रख देंगे, अतः बहुलक बराबर, बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह जरूर देख सकते हैं। ठीक है, L का मान कितना है हमारे पास, 30 है, वो हमने रख दिया। उसके बाद क्या, F1 हमारे पास है 23। फिर क्या है, F0 हमारे पास है 21, गुणे में है H हमारे पास है 10। 2F1, 23 दूनी 46। फिर क्या आ जाएगा, F0 यानी कि 21, और फिर क्या है, F2 हमारे पास कितना है, 14 है। कहीं पे भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा देखें। 30, देखो 23 में से 21 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 × 10, और यहाँ से कितना है आपका 35, बट 46 में से आपको क्या घटाना है, 35 घटा देना है। कोई भी अगर डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भाइयों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30, 10 दूनी कितना होता है, 20, 46 में से 35 घटाओगे कितना आ जाएगा, 11 बचेगा। 11 से भाग दोगे, 11 एकम 11, दशमलव के 2 स्थान तक ही भाग देना, ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। 11 एकम 11, कितना बच गया, 9, दशमलव लगाओगे 90 हो जाएगा। तो 11 अट्ठे 88, 2 बचेगा। ठीक है, फिर से 11 एकम 11, यहीं तक रहने दो। तो हमें 30 में जोड़ देना 1.81, यानी कि आंसर आ जाएगा 31.81। ठीक है, ये हमें हमारा बहुलक मिल जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये आपका प्रमेय 10.2 है। ठीक है, 10वें चैप्टर का क्वेश्चन है। तो बी पार्ट पे आ जाओ। ये हमसे क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास कोई वृत्त है, ये आपके पास वृत्त है, और वृत्त का केंद्र का नाम मैंने दे दिया O। आपने एक बिंदु लिया है बाहर, आपने क्या ले लिया, बिंदु लिया है। इस बिंदु से अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखा डालें, पेन भी बंद हो गया। ठीक, एक यहाँ डाल दिया और एक यहाँ डाल दिया। इसकी लंबाई को मैंने पी ए बोला, इसकी लंबाई को मैंने पी बी बोला। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी वो आपस में बराबर होगी। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो पी ए होगा ना, वो पी बी के
बराबर होगा। ये चीज़ हमको क्या करनी है दोस्तों, सिद्ध करनी है। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक। सो देखो, हमें प्रूफ में क्या करना, रचना करनी है। कौन कौन सी रचना करनी है? सबसे पहले ए से आपको ओ को मिलाना है, और बी से आपको ओ को मिलाना है, और पी से आपको ओ को मिलाना है। तो यहाँ लिखेंगे बी ओ ओ ए तथा पी ओ को मिलाया। ठीक है, इसको मिलाया। अब देखो, इस भुजा को बराबर दिखाना है, यानी कि आपको पता लग चुका है कि इस त्रिभुज को बराबर का मतलब सर्वांशम दिखाना है, तभी ये चीज़ हम प्रूफ कर पाओगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी बी ए पी बी ओ तथा त्रिभुज पी ए ओ में। ठीक। देखो, आप जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है और जो स्पर्श रेखा होती है उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये भी त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, इसके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि भैया ओ बी और ओ ए आपस में समान है। ठीक है। जो ओ बी है और जो ओ ए है वो आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों की क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में समान होती है। उसके साथ साथ ये जो भुजा है, इस वाले त्रिभुज में भी मिलेगी और इस वाले त्रिभुज में भी मिलेगी। पी ओ समान है पी ओ के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक। उसके साथ साथ देखो, बी कोण भी 90 है और ए कोण भी 90 है। बी कोण और ए कोण बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 अंश के हैं। ठीक है। अब देखो, 90 अंश है, यानी कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये भी 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों को कर्ण समान है। अगर कर्ण समान है यानी कि वो त्रिभुज बराबर होगी। ठीक है। अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उनका कर्ण समान है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होती है। तो इसमें क्या लग जाएगा, अतः कौन सा नियम लगाओगे, आर एच एस द्वारा। ठीक है। आर एच एस नियम कहते हैं, जब भी बात समकोण की आएगी तो लिखते हैं आर एच एस नियम। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। क्या बोल दोगे कि जो त्रिभुज पी बी ओ है वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज पी ए ओ के। ठीक है। अर्थात सीपीसीटी द्वारा, यहाँ लिखोगे, ये आपने दिखा दिया बराबर। फिर क्या लिखोगे, अतः सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी द्वारा। कई बच्चे बोलते हैं सर ये सीपीसीटी क्या होता है, तो सीपीसीटी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। तो पीबी किसके बराबर हो जाएगा, पीबी बराबर हो जाएगा पीए के। यही हमें सिद्ध करना था। अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। यह भली भांति जानते होगे। हो गया प्रूफ जो आपको करना था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। छठे चैप्टर का त्रिभुज का प्रश्न है। कह रहे त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो सी ए स्क्वायर होगा वो सी बी गुणा सी डी के बराबर होगा। ठीक है। ये आपको बताना है, एग्जाम में बार बार आता है। सी नंबर का प्रश्न है। ठीक है। छठे चैप्टर का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये ऑफिशियल बोर्ड का ही पेपर है। ठीक है। ये ऑफिशियल बोर्ड का ही पेपर है। त्रिभुज बोला है, एक त्रिभुज क्या बोला, ए बी सी, नाम दे देते हैं ए बी सी। उसके बाद क्या बोला, बीसी भुजा पर डी बिंदु स्थित है। ये बीसी भुजा पर डी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी कोण, ए डी सी, ए डी, यहाँ पर ए डी सी कोण बी ए सी के बराबर, बी ए सी इस कोण के बराबर है। तो ये चीज हमको सिद्ध करनी है। ठीक है। तो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। क्या दे रखा है हमें भाइयों कि भैया कोण जो है ए डी सी बराबर है कोण किसके, बी ए सी के। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर किसके बराबर है, सी बी गुणा सी डी के बराबर है।
ठीक है, बोर्ड एग्जाम में रेड पेन अलाउड नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अब ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, सी ए स्क्वायर, सी ए इस छोटे वाले त्रिभुज में भी मिलेगा और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी मिलेगा सी ए। उसके साथ साथ सी भी चाहिए आपको, सी भी कहाँ मिलेगा, बड़े वाले में, और सी डी कहाँ मिलेगा, इस छोटे वाले में। यानी कि मुझे आइडिया लग रहा है कि इस त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के अगर मैं समरूप दिखा दूं, और फिर एक नियम होता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, उससे बात बन जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी में, इसी से आपको पता लग जा रहा होगा सिमेट्री का, बी ए सी में। अब आप देखोगे भैया कोण, एक कोण तो आपको पहले ही बराबर दे रखा है। आप देखो भाई, छोटा वाला त्रिभुज लो, ठीक है, या बड़ा वाला त्रिभुज लो, आपको सी कोण दोनों में मिलेगा कि कोण सी दोनों में है, ये हो गया बराबर। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण। उसके बाद एक कोण तो पहले से ही बराबर दे रखा है ना, कि कोण ए डी सी किसके बराबर है, कोण बी ए सी के। क्यों? क्योंकि ये दिया है प्रश्न में, ये हम नहीं बोल रहे, ये तो प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। अगर दो संगत त्रिभुज में दो संगत कोण अगर बराबर दिखा देते हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं, तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो यहां लिख देंगे अतः एंगल एंगल नियम द्वारा, ये तो त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के। आप कहोगे कि भैया क्या कर रहे हो यार, ये थोड़ी ना प्रूफ करना है, प्रूफ तो हमें कुछ और करना है, आप क्या प्रूफ कर रहे हो। भैया जब यहाँ तक नहीं आओगे ना तो आगे बात नहीं बनेगी। अगर किसी लड़की से तुम्हें शादी करनी है तो लड़की से तुम डायरेक्ट शादी नहीं कर सकते, पहले उसके घर वालों को मनाना पड़ता है शादी के लिए ना। तो पहले हमने इनको मना लिया है, अब हम क्या करेंगे, हम जानते दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात समान होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेंगे सी ए, सी ए लिखो या ए सी लिखो, बात एक ही होती है। सी ए लिया, यहाँ से ए सी आया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी, बी सी। और ए सी इधर से क्या, देखो ए सी का स्क्वायर चाहिए ना, सी ए का स्क्वायर चाहिए, तो सी ए कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, इधर से। सी ए इधर ले लिया तो इधर से क्या आ जाएगा, सी डी, तिरछे गुणा कर दो, सी ए गुणा सी ए, सी ए स्क्वायर, और यहाँ से लग जाएगा सी डी इंटू बी सी, और यही आपको सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन ये प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए देखिए हमसे प्रश्न में क्या बोला है, तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हर साल एग्जाम में आता है, दो अंकों की संख्या है, ठीक, दो अंक यहाँ पर हो गए, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये दो अंक है, ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक होता है, ठीक। मैं मान लेता हूँ कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो ये लिखना भी पड़ेगा, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, ठीक है। तो दो अंकों की संख्या तो इसका वास्तविक रूप भी होता है, ठीक। तो वास्तविक रूप क्या हो जाएगा, संख्या का वास्तविक रूप क्या होगा, दहाई, दहाई में y है तो 10y, इकाई में x है 1 गुणा x, ये हो जाएगा वास्तविक रूप संख्या का, ठीक। फिर हम आते हैं, कह रहे हैं दो अंकों की संख्या क्या होगी, इकाई के और दहाई के अंकों को अगर जोड़ देते 9 आता है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम प्रथम शर्त के अनुसार इकाई और दहाई को अंकों को अगर हम जोड़ दें तो 9 आता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में ये बोला है
इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना, जो वास्तविक संख्या है 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना किसके बराबर है? अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। अंकों को अगर हम पलट दें, ठीक है, पलटने पर संख्या क्या बनेगी वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी, देखो मतलब ये इधर आ जाएगा और इधर ये वाला, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। पलटने पर ये संख्या हो गई है ना, तो पलटने पर संख्या की दुगनी हो जाती है, ये प्रश्न बोला गया है। थोड़ा इसको हल कर लेते हैं। ये हमारे पास पहला समीकरण है ना, x प्लस वाई, इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ेंगे तो 9 के बराबर आता है। 9 से अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 90y, 9x, 20x और ये हो जाएगा 2y। ठीक, तो देखो भाई x को एक तरफ लिखो, y को एक तरफ लिखो, तो 90 प्लस का 2y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 2y, और प्लस का 9x इधर आके माइनस का 9x हो जाएगा। तो 90 में से 2 घटाओगे 88y आ जाएगा, और 20 में से 9 घटाओगे 11x आ जाएगा। ठीक, ये 11 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में 11 8 88, तो x का मान क्या आ जाएगा, 8y। x का मान क्या आ गया, 8y। समीकरण नंबर 2, x के मान को उठाना है और समीकरण 1 नंबर में रख देना है। तो यहाँ लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, एक बार लिख लो, x प्लस वाई किसके बराबर है, 9 के बराबर है। x का मान है 8y प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 9y। 9 से 9 कटा, 9 एक कम 9, तो y का मान आ गया 1। अब y का मान उठाकर यहाँ रख दोगे, x हमारा है क्या, 8y के बराबर है, y का मान 1, तो 8 एक कम 8, x और y दोनों मिल गए, अतः संख्या आपने क्या मानी थी, संख्या आपके पास वास्तविक संख्या था 10y प्लस एक्स, ठीक है ना, तो 10y प्लस एक्स वहां रख दो। 10y का मान है 1 और x का मान है 8, 10 एक कम 10 प्लस 8, यानी कि वो जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 18 होगी। वो जो संख्या कितनी होगी, 18 होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं द्विघात समीकरण को हल कीजिए। ये जो द्विघात समीकरण आप देख रहे हैं ना, इसको हमें हल करना है। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण। क्या है द्विघात समीकरण, हमें दे रखे हैं 2x² माइनस के 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अगर इसको आप जो गुणनखंड विधि है उससे हल करना चाहो तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसी दो संख्या निकालनी है जिनको गुणा करने पर 6 आए। हो तो जाएगा, गुणनखंड विधि से भी हो जाएगा और बाकी से भी हो जाएगा, किसी विधि से भी हल कर सकते हैं। गुणा करने पे 6 आए, इसकी गुणा इसके साथ ना, ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पे 5 आए। तो 2 और 3, ये 2 3 6 और 2 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के मान रखो, 2x जोड़ का चिन्ह 3x, माइनस अंदर गुणा करेंगे, माइनस का 2x प्लस गुणा माइनस माइनस 3x। ठीक है, तो इधर से एक जोड़ा हो गया, इधर से एक जोड़ा हो गया। अब देखिए 2 का भागा दोनों में चला जाएगा और कम से कम x का भागा दोनों में जाएगा। 2 बाहर आ गया, x² से 1x बाहर आ गया तो 1x बचा, 2x से कम 2, माइनस 3 का भागा दोनों में जाएगा। ठीक है, 3 बाहर आ गया, x बचा, बाहर नेगेटिव है, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 3 एक कम 3। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने प्रश्न को बिल्कुल सही हल किया है। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। अब 2 गुणनखंड मिल गए, उनको हल कर लो। यदि
एक्स माइनस वन बराबर 0, तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। और यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। और ये जो दो गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा 4 नंबर में। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ। यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें ये भी दे रखा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी है। ये क्वेश्चन का जो नंबर है वो है एफ। देखो हमारे पास बगीचा है आयताकार, ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो मान लेते हैं ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक, हमने मान लिया। प्रश्न में क्या बोला, चौड़ाई से 2 गुनी है लंबाई। तो चौड़ाई पर निर्भर करिए, तो जिस पर निर्भर करिए उसी को मानना होता है। माना चौड़ाई x मीटर है, इसलिए लंबाई क्या होगी प्रश्न के अनुसार, जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी है, तो लंबाई 2x हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, बगीचे का परिमाप दिया है प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, परिमाप। परिमाप दे रखा है 120। परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, कटेगा, 2 छंग 12। ठीक है, और लंबाई आपको मिला है 2x और चौड़ाई आपके पास है x, ये है 60। 2x और x कितना आ गया, 3x, 60। ठीक, तो ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 दूनी 0। x का मान आपको 20 मिल गया। ठीक है, जो दूसरा शर्त दे रखा है उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। लंबाई या चौड़ाई निकालने के लिए बोला है, तो x का मान तो ऑलरेडी मिल चुका है। जो द्वितीय शर्त बोल रखा है आपका, क्या बोला है, उसकी आपकी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। द्वितीय शर्त में बोला है कि जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। इन सब की मुझे ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि मुझे x मिल चुका ऑलरेडी, है ना। परिमाप वाले से ही बन जा रहा है प्रश्न। लंबाई आपके पास x है, चौड़ाई आपके पास, लंबाई आपके पास 2x है, चौड़ाई आपके पास x है। x गुणा x, एक्स स्क्वायर, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 चौके 8, पीछे से डबल 0। वर्गमूल निकालोगे, 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। ठीक, तो देखो पहले ही 20x हमें मिल चुका है। अब क्या करूँ, यहाँ रख दो, इसलिए चौड़ाई हमें क्या मिलेगा, चौड़ाई अपने x माना था जो कि आपको मिल जाएगा 20, और लंबाई आपके पास क्या है 2x, और x का मान कितना है 20, तो 20 दूनी 40 मीटर। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। ये सारे प्रश्न बन गए। अब आते हैं 6-6 नंबर वाले प्रश्नों में, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं और हर बार आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इन समीकरणों को हमें हल करना और x और y के मान ज्ञात करने, या तो ये करना है या फिर ये करना है, जो अच्छा लगे, जिस पर समय कम लगे एग्जाम में, उन्हीं प्रश्नों को ही अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो देखो 3rd नंबर है, यहाँ लिखेंगे दिया है। पहला हमें दे रखा है 3x बट्टे में 2, 5y बट्टे में 3 माइनस के 2। ये ढंग से नहीं लिखा हुआ है समीकरण, इसको ढंग से बनाएंगे। लॉस ऑफ आ जाएगा 2 3 6, इसकी गुणा इसके साथ 3 3 9x, 2 5 10y, और इधर है माइनस का 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब हम करेंगे तिरछे गुणा,
इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, और 6 दूनी 12। तो ये हमें हमारा पहला समीकरण मिल गया। पहले कंडीशन से हमने पहला समीकरण बना लिया ढंग से। उसके बाद दूसरा जो समीकरण हमें दे रखा है वो दे रखा है x/3 y/2 बराबर में 13/6। ठीक है, तो यहाँ से लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, इसकी गुणा इसके साथ 2x, और ये हो जाएगा 3y। 13/6, इसके बट्टे में 6, इसके बट्टे में 6 कटा, तो हमें मिल जाएगा 2x + 3y बराबर 13। समीकरण नंबर ये क्या हो जाएगा, दूसरा। अब बस कोई विधि बोली नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई सी एक विधि लगाओ और हल कर लो। विलोपन विधि बेस्ट होती है। x को हटाते हैं, इधर 2 है, इस वाले में 2 से गुणा कर दो, इधर 9 है, इस वाले में 9 से गुणा कर दो, और यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20y, 12 दूनी 24। 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 13 तिया 39। समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, घटाने में नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कटा, ये आ गया माइनस के 47y, और आ गया 9 और 4 47, 9 और 4 13, 3 2 5 और 1 6, माइनस के 63। सही किया ना हमने कैलकुलेशन, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। 2 से गुणा किया ना हमने, अरे यार 13 नम्मा है, देखा 3 से गुणा कर दिया, 9 तिया 27, यहाँ गड़बड़ कर रहे थे ना, देखो 9 तिया 27, हासिल लगा 2, 9 1 9 2 11, अभी गड़बड़ हो जाता, तभी मैं कहूँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। 7 और 4 11, ठीक है, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक, और ये 141। अब सही है, नेगेटिव का है, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 141/47, 47 तिया 141, तो y का मान आ जाएगा 3। y का मान उठाकर यहाँ रख दोगे समीकरण नंबर 2 में, चूंकि 2x + 3y बराबर 13 है, y का मान कितना है हमारे पास, 3 है, 3 तिया 9, तो यहाँ से देखो प्लस का 9 इधर के माइनस का हो जाएगा, 13 में से 9 घटाओगे 4, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ जाएगा 2, तो आपको x का मान 2 और y का मान कितना मिलेगा 3, आंसर। या फिर ये वाला करना है, कह रहे हैं उस एपी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हों। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है, तो अथवा वाला प्रश्न है। मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए व शार्वंतर डी है, ठीक है, ये आपने मान लिया, तो आप लिखोगे प्रथम शर्तानुसार। क्या दे रखा है, दूसरा पद A2, दूसरा पद हमारे पास 14 दे रखा है, दूसरे पद का मतलब होता है A + D, 1 2 है ना, 1 कम कर देंगे 1 D, A + D कितना हो जाएगा 14। और द्वितीय शर्त में क्या दे रखा है, द्वितीय शर्त में बोल रखा है कि जो तीसरा पद है वो 18 है, तीसरा यानी कि 1 कम कर दोगे A + 2D कितना है 18। अब इन दोनों समीकरणों को हल करोगे ए और डी के मान निकालने, क्योंकि हमें प्रथम पद और शार्वंतर नहीं मालूम है, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक हम 51 पदों का योगफल नहीं निकाल सकते। अब हम क्या करेंगे,
समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे विलोपन विधि से, 1 व 2 से। पहला समीकरण किसी को भी हम ऊपर नीचे रख सकते हैं। a प्लस 2d 18 है और अगला है a प्लस डी 14। गुणज समान है, घटा देते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, प्लस माइनस कटा, 2 में से 1 डी कम होगा, 1 डी बचेगा, 18 में 14 घटाएंगे 4 बचेगा, डी आ गया 4। चूंकि हम जानते हैं a प्लस डी हमारे पास कितना है, 14 है, डी का मान रख दो, डी का मान है 4, प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो a का मान क्या आ जाएगा, 10। a भी मिल चुका है, d भी मिल चुका है। अब आ जाओगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 51 पदों का योगफल जिसका सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा टी। 51 पद बोला है तो n की जगह पर 51, a हमारे पास है 10, 51 - 1 और d का मान कितना है हमारे पास 4। 51/2 10 दूनी 20, यहाँ से 50 आ जाएगा, 50 चौके 200, तो ये आ जाएगा 51, 200 और ये 20 कितना हो जाएगा 220, काटोगे 2 1 2 1 0, तो ये आ जाएगा 51 गुणा 110, 11 1 11, हासिल लगा 1, 11 × 5 = 55 और 1 56, पीछे से 0, तो आंसर आ जाएगा 5610। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है, कह रहे एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो 45 और 60 है, झंडे की लंबाई क्या होगी वो आपको बतानी है। तो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। हमसे क्या बोला है, एक मीनार है, मीनार के ऊपर झंडा भी लगा है, तो मीनार किसके ऊपर खड़ा होगा, जमीन के ऊपर खड़ा होगा, यह है मीनार, नीले से बनाया, और मीनार के ऊपर एक झंडा लगा पड़ा है, ये झंडा है, ठीक है। कह रहे मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 मीटर ले ली मैंने। मीनार तथा झंडे के शिखर के जो उन्नयन कोण है, ये मीनार का जो उन्नयन कोण है इस बिंदु से कितना है 45, और झंडे का जो शिखर का जो उन्नयन कोण इस बिंदु से वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 60, यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 है। तो हमसे बोला झंडे की लंबाई निकालो, मान लेते हैं झंडे की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, h है, जो कि आपको निकालनी है। बिंदु के नाम देते हैं, ये a बिंदु, ये b बिंदु, ये c बिंदु और ये d बिंदु, ठीक है। और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। आपको पता है 2 समकोण त्रिभुज बने हैं, इन दोनों को अगर हम हल करेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहले आ जाओ त्रिभुज ए बी सी में, देखो ये दे रखा है और ये निकालना है, ये वाली ऊंचाई निकालनी है। आप लिख दोगे माना झंडे की ऊंचाई h है, ठीक है, जो कि आपको निकालना है। तो ये निकालना है, तो ये जब इसी सीध में ये भुजा आ रही है तो ये दे रखा है, तो ये आपको चाहिए होगा ना, तो ये ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ये आपको निकालना और ये आपको पता है। आपको पता है कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब, और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। तो ऑटोमेटिकली ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो लंब बट्टे आधार बी सी बट्टे ए बी, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा क्या है छोटे वाले में 45। ये ट्रिक आप जानते होगे ना, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये जानते होगे। यहाँ से आपका साइन होता है, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, नीचे से कॉसिक सेक कॉट, ठीक है। तो लंब बट्टे आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा। बी सी हमें चाहिए, ए बी हमें 10 दे रखा है, और tan 45 का मान 1 होता है, बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, तो बी सी क्या हो जाएगा 10 × 10 मीटर। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाओ बड़े वाले में, ठीक है, त्रिभुज
ए बी डी में, ये आपको चाहिए, ये चाहिए तो पूरा ही लेना पड़ेगा ना लंब, और ये आपको पता है, क्योंकि जो पता होता है और जो निकालना है उसके बीच में हमेशा संबंध लगाते हैं। तो डी बी बट्टे में क्या हो जाएगा, ए बी, कोण के सामने वाली भुजा लंब और यह आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, बड़े वाले में थीटा क्या है, 60। डी बी हमारे पास क्या होगा, एच प्लस सी बी, ठीक है, बी सी, बी सी हमें कितना मिला है, 10, एच प्लस बी सी, और ए बी हमारे पास कितना है, 10, टेन 60 का मान होता है √3, हमें एच का मान निकालना है, एच, और इस बी सी का मान हमारे पास कितना है, 10 है, रख दिया, और ये गुणे में आ जाएगा, बट्टे का है ना, इधर के गुणे में आ जाएगा 10 √3, ये प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, 10 ओपनिस्ट ले लो, 10 बाहर आ गया, √3 बचा, 10 एक कम 10, तो ये हमें हमारा झंडे की ऊंचाई आराम से मिल जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। अगले प्रश्न पे आ जाऊं, हर साल एग्जाम में आता है, कह रहे 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, ठीक है, एक खंबे की ऊपरी और शीर्ष और आधार की अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो खंबे की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, 50 मीटर मीनार है, मीनार कहाँ है, ये मीनार है, कहाँ पर है, ये जमीन पर है, ये मीनार है, मीनार की जो हाइट हमारे दे रखी है 50 मीटर है, कह रहे 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे की ऊपरी शीरी, आधार और खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के जो अवनमन कोण है, ठीक है, अवनमन जो कोण है वो क्रमशः 45 और 60 है। तो भाई हमारे पास खंबा यहाँ छोटा होगा, अवनमन है, छोटा ही बनेगा ना, अवनमन कब बनता है, जब ऊपर से नीचे देखते हैं, ये हमारा खंबा है, ये हमारा मीनार है, इस बिंदु से क्या बोला, शीरे, ये शीरा हुआ और ये आधार हुआ, सिरे के जो अवनमन कोण है इस बिंदु के और इस बिंदु के क्या दे रखे हैं, 45 और 60, तो मुझे इस भुजा के समांतर यहाँ से रेखा लेनी पड़ेगी, ले लिया। ठीक है, ये वाला जो कोण है वो दे रखा है 45 और अगला जो कोण हमें दे रखा है वो दे रखा है 60। ठीक है, ये टोटल हमारा 50 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें बोला खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यह है खंबा, तो मान लेते हैं खंबे की ऊंचाई क्या है, एच है, ये एच है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, एच होगा। टोटल कितना है हमारे पास, टोटल हमारे पास 50 है, अगर ये एच है तो ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 50 माइनस एच, टोटल में से इस एच को घटा देंगे, क्योंकि ये एच है तो ये भी एच होगा, है ना, ये एच है तो ये भी एच होगा। अब आप ध्यान से देखना, नाम देते हैं ए बी सी डी ई, माना खंबे की ऊंचाई एच है, ये आप कॉपी में लिख लोगे आराम से, ये एच है तो ये भी एच होगा, टोटल 50 है, यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी 90 होगा। दो समकोण त्रिभुज बनाए, एक तो ये वाला बना है और एक ये वाला बना है, दोनों को लेंगे हल करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भाइयों, जो बी सी होगा वही क्या होगा, ए डी होगा, तो जो भुजा दोनों त्रिभुजों में समान होती है ना उसको लेना ही पड़ता है, चैप्टर नंबर 9 में आपने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ ले लेंगे त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, ठीक है, या फिर इसको पहले ले लेते हैं बी सी ई में, ठीक है, पहले यहाँ ले लेते हैं, आसान हो जाएगा, त्रिभुज बी सी ई में, देखो ये पूरा मुझे पता है, पूरा मुझे पता है कितना है, 50 है, और मुझे बी सी चाहिए, ये ये दे रखा है और ये मुझे निकालना है, बी सी ज़रूरत पड़ेगी, तो ई सी बट्टे में है बी सी, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, ई सी मेरे पास कितना है 50,
और बी सी मुझे निकालना है। tan 60 का मान √3 होता है। ये गुणे का इधर आके बट्टे में आ जाएगा और ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में। तो बी सी मुझे मिल जाएगा 50√3। ठीक है, आपको पता है चूंकि जो बी सी होगा वही आपका क्या होगा, ए डी होगा। अब आ जाओ छोटे वाले त्रिभुज में, ई डी, ई डी में 50 माइनस एच है ना, एच आपको चाहिए, तो ए डी आपको निकालना है और ए डी आपको पता है, ए डी बट्टे ए डी, कोण के सामने वाले भुजा लंब और ये हुआ आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, तो थीटा कितना है 45, ए डी का मान क्या है 50 माइनस एच, ए डी का मान क्या है बी सी के बराबर, और बी सी कितना है 50/√3, और tan 45 का मान कितना है 1। ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में 50 माइनस एच, और ये है 50√3 कम 50√3। ठीक है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। यहाँ से क्या है 50 उभयनिष्ठ है, 50 कम 50 बट्टे में √3, उभयनिष्ठ ले लो। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा √3, √3 कम √3 और 1 कम 1। ठीक है, √3 कभी नीचे नहीं छोड़ दें तो क्या कर दोगे, परिमेयकरण कर दोगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। √3 गुणा √3 सिर्फ 3, तो 50√3 माइनस 1/3, यहाँ पे छोड़ सकते हो आंसर। थोड़ा अजीब आंसर आया है लेकिन यही होगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 6 नंबर का आता ही आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने, पाई का मान 3.4 लेना है और √3 का मान इतना लेना है। सो देखो वृत्तखंड बोला है, यह है वृत्तखंड, ये लघु वाला है जिसको मैंने शेड कर दिया है, और ये जो सफेद सफेद दिख रहा है ये दीर्घ वृत्तखंड है। केंद्र मैंने मान लिया O है, ये त्रिज्या है। तो हमें दिया है प्रश्न में क्या दे रखा है, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, कोण जो हमें दे रखा है थीटा 60 डिग्री। ठीक है, हमें लघु निकालना है। सबसे पहले हम निकाल दें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र होता है, बस सूत्र आपको याद रखना है। थीटा का मान है 60 डिग्री बट्टे में 360, पाई का मान क्या रखने के लिए बोला 3.14, और त्रिज्या हमारे पास है 15 का वर्ग, 15 का वर्ग बट्टे 2, साइन थीटा का मान है 60, 6 छंग 36, 3.14, 15 का वर्ग होता है 225, बट्टे में है 6, 225 बट्टे में है 2 है ये। ठीक है, और साइन 60 का मान होता है √3/2। अब आपको गुणा करना है भाई, क्या करना है 225 को आपको गुणा कर देना है 3.14 से, तो ये आपको मिलेगा 706.5 और उसको भाग देना है 6 से। फिर यहाँ है 225, √3 का मान रखना है 1.73 और 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग देना है कितने से, 6 से। 6 से भाग दोगे तो ये मिलेगा आपको 117.75। अब आपको ऊपर गुणा करना है, 225 को गुणा करोगे 1.73 से ना, तो आपको मिलेगा 389.25। ठीक है, और
उसको फिर क्या करना है, 4 से भाग देना है, 117.75, और इसको 4 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 97.3125। घटाओ 117.75, दशमलव के नीचे दशमलव, 3125, इधर 0 बढ़ा लेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे आ गया 4, 11 से 9 गया 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले वाले का आंसर। ये हमें मिला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो छोटा छोटा शेड किया है ना, ये मिल जाएगा। और बाकी सफेद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो कि होता है वृत्त का क्षेत्रफल। देखो भाई, जब वृत्त के क्षेत्रफल में से इस शेडेड हिस्से को हम हटा देंगे डिजाइन वाले को, तो ये सफेद सफेद पूरा बच जाएगा ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड जस्ट अभी आपने निकाला है 20.4375। पाई का मान 3.14, और त्रिज्या हमारे पास है 15। ठीक है, 15 को गुणा करने पे क्या था, 225 गुणा कर देना 3.14 से, तो ये आ जाएगा 225 गुणा 3.14 यानी कि 706.5, जिसमें से मुझे 20.4375 घटा देना है। दस में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 9 में से 3 घटाएंगे 6, और 4 में 4 घटाएंगे 0, 6, 8, और ये आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें मिल जाएगा लघु दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो, प्रश्न को आप दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न में, अथवा में जो है ना, उसको भी हम करेंगे। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि वायरल है और बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, और ये सारे क्वेश्चन ऑफिशियल बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर, देखो एक लकड़ी का ठोस है, ये ठोस है पूरा। ठीक है, यहाँ से भी एक अर्धगोला निकाला गया है, और यहाँ से भी एक अर्धगोला निकाला गया है, ये चीज बची हुई है। ठीक, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखो दिया क्या है, बेलन की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की जो त्रिज्या है यहां से लेकर यहां तक वो है 3.5। तो हमें दिया क्या है, जो बेलन है और जो अर्धगोला है उन दोनों की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी। बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या आर कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई हमें क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, अगर हम काटेंगे ना तो बाहर बाहर से क्या है, देखो दोस्त बेलन है, अंदर से क्या है, यहाँ से अर्धगोला, यहाँ से भी अंदर से क्या है, अर्धगोला है। अगर पन्नी चढ़ानी पड़ेगी तो बाहर से भी चढ़ानी पड़ेगी और अंदर से भी चढ़ानी पड़ेगी। बच्चे सोचते हैं काट के बाहर निकाला गया है तो माइनस करना है, नहीं, पृष्ठीय बोलेगा ना तो जोड़ना ही होता है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
बेलन का क्षेत्रफल, इधर से एक अर्धगोला, इधर से एक अर्धगोला, प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πRh। और अर्धगोले का क्या होता है? 2πr²। तो 2πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से h बचेगा, 2 बाहर है, पाई बाहर है, एक r भी बाहर है, तो यहाँ बचेगा 2r। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 3.5। h हमारे पास है 10 और त्रिज्या है हमारे पास 3.5। ठीक, हल करोगे, 7 पंजे 35, 22 दूनी 44 गुणे 0.5 और 3.5 दूनी 7। तो यहाँ से आ जाएगा, 44 को गुणा कर दोगे ना 0.5 से, तो ये आ जाएगा 22 और यह है 17। 17 दूनी 34, हासिल लगा 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। और ये पूरा पेपर हमारा फिर सॉल्व हो जाएगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है दोस्त, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लेना। और इस वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर करना। ऐसे मॉडल पेपर अगर आप चाहते हो कि मैं डेली सॉल्व कर रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।